नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब हुआ कि हमारे कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अकाउंटेंसी और बाकी चीज़ों में फ़र्क होता है। अकाउंटेंसी में कैपिटल का मतलब होता है जितना भी पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है, और मैनेजमेंट में या बिजनेस स्टडीज़, इवन आप इकोनॉमिक्स की बात करो या कहीं और टर्म की बात करो, तो जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, चाहे वो ओनर का हो या वो आपने कहीं से बोरो किया हो, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट में, वहाँ यहाँ पर हम इक्विटी वर्ड यूज़ करते आए हैं। तो कैपिटल का मतलब यही है कि हमारी कैपिटल में डिफरेंट किस किस तरीके से जो हमारी फाइनेंस है वो किस तरीके से कितनी गई है, कितने हमने इक्विटी शेयर इशू करे हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, उसमें कितना पोर्शन लोन्स का है, डिवेंचर्स का है, और कितना पोर्शन रिटेन्ड अर्निंग का है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। हमारा बोरोड फंड्स और ओनर्स फंड के बीच का कितना मिक्स है, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी अफेक्ट्स बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रॉफिट जो हमारा डेप्ट होता है, बोरोड फंड्स होते हैं, दे हैव मोर फाइनेंशियल रिस्क एज कंपैरिजन टू इक्विटी। लेकिन अगर आप कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के हिसाब से डेप्ट बेटर रहता है। तो हमें एक प्रॉपर कम्बिनेशन लेना पड़ता है इक्विटी और डेप्ट का, अपने कैपिटल में, अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने फाइनेंसिंग में एक प्रॉपर कम्बिनेशन लेना पड़ता है जिससे हमें दोनों के बेनिफिट मिले। पहली चीज़ आपको ये बात समझनी है कि बिना इक्विटी के कोई बिजनेस नहीं हो सकता। इक्विटी कैन नेवर बी ज़ीरो, डेप्थ कैन बी ज़ीरो, बट इक्विटी कैन नेवर बी ज़ीरो। डेप्थ के भी अपने बेनिफिट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करा, कंट्रोल नहीं बटेगा, हमने 11th में भी पढ़ा है। तो अगर आप चाहते हो कि इक्विटी शेयर्स को फ़ायदा करें तो आपको डेप्थ के साथ सही तरीके से एक मिक्स बनाना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको लोन लेना पड़ेगा जिससे इक्विटी का फ़ायदा हो। अब वो फ़ायदा कैसे होगा ये हम आज ही डिस्कस करेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। हमारा डेप्ट में, एक पूरी कैपिटल में डेप्ट का कितना हिस्सा है उसे फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज दो तरीके से निकाला जा सकता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी। किसी भी तरीके से आप निकालो, पहले वाले में ये तरीके में ये पता चलेगा कि डेप्ट और इक्विटी के बीच की रेशो क्या है, दूसरे वाले में ये पता चलेगा कि डेप्ट टोटल कैपिटल का कितना पार्ट है। तो दोनों ही तरीके हैं, कोई फर्म किसी तरीके से निकालती है, कोई फर्म किसी तरीके से निकालती है। दोनों ही तरीके हैं फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के। हाँ, अलग अलग आंसर आता है, लेकिन कंपैरिजन के लिए इंफॉर्मेशन एक जैसी ही मिलती है। एज पर द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेज, जैसे जैसे फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होगा, फाइनेंशियल लीवरेज कैसे इंक्रीज होगा, या तो डेप्ट बढ़ेगा या इक्विटी बढ़ेगा। ये तो आपको मालूम, इक्विटी कम होगा, सॉरी, ये तो आपको मालूम है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इक्विटी कम नहीं हो सकता। तो जनरली फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ता है डेप्ट के इंक्रीज होने से। और कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ चीपर डेप्ट। हम डेप्ट क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमें चीपर बढ़ रहा होगा। ऐसे में टोटल कॉस्ट जो होगी कैपिटल की, टोटल इक्विटी और डेप्ट को मिलाकर वो हमारी कम हो जाएगी, जिसका बेनिफिट इक्विटी को मिलेगा। बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेज, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि डेप्ट बढ़ चुका है। द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैन बी सीन थ्रू EBIT EPS एनालिसिस। EBIT का मतलब हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
और ईपीएस का मतलब हुआ अर्निंग पर शेयर, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स से देने से पहले का जो प्रॉफिट है, और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इस बात को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। मैंने कहा था एग्जाम्पल मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, तो इसी वीडियो में ले लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास है। तो इस बात को समझने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। मान लेते हैं कि हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू, यहाँ पे एस मिस हो गया है, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या हुआ कि जितना पैसा हम बिजनेस में लगाएंगे उसमें उसके हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट होगा, तो वो 12% पर एनम है, चेंज होता रहता है। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, डेब्ट पे हमें इंटरेस्ट 10% पर एनम से देना है, मान लेते हैं। और जो कंपनी पर टैक्स लग रहा है वो 50% से लग रहा है। ये सिंपल से नंबर ले ली ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब हम 3 सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन की 3 केसेस। केसेस 1 में हमारे पास इक्विटी 30 लाख है, केस 2 में इक्विटी 20 लाख की है, और केस 3 में इक्विटी 10 लाख की है। फिर डेप्ट पहले में निल है, दूसरे में डेप्ट 10 लाख है, और तीसरे में डेप्ट 20 लाख है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल इन्वेस्टेड है टोटल, वो 30 लाख हो गई तीनों केस में। तो तीनों केस में बिजनेस में तो पैसा उतना ही इन्वेस्टेड है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई तीनों में 30 लाख 30 लाख 30 लाख। क्योंकि मैं जितना भी बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो उसका रिटर्न मुझे 12% मिलेगा, तो तीनों केस में प्रॉफिट एक जैसा ही होगा। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 30 लाख का 12% यानी 3,60,000। अब इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि केस 1 में कोई डेप्ट नहीं है तो वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। केस 2 में 10 लाख का डेप्ट है और रेट है 10%, तो 1 लाख इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और थर्ड केस में डेप्ट जो है वो 20 लाख है, इसलिए 2 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देने के बाद जो आएगा वो होगा हमारी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, अर्निंग इंटरेस्ट देने के बाद लेकिन टैक्स देने से पहले। इसके बाद इस अमाउंट पर टैक्स दिया जाएगा। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो किस अमाउंट पे दिया जाएगा, ये जो आपको अमाउंट लास्ट में दिख रही है, इसका हमने टैक्स का रेट लिया है 50%, जो इसमें से माइनस हो जाएगा। पहले का 50% 1,80,000, दूसरे का 1,30,000, तीसरे का 60। ये आ गया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये किसका, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब आप कहें देखोगे ध्यान से तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को केस 1 में सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब केस 1 सबसे बढ़िया हुआ। अभी बात पूरी नहीं हुई है, ये केस 1 हम टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं। एक पर्सन को कितना मिलेगा, एक शेयर के बदले कितना मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की। 3 लाख 2 लाख 1 लाख, ये कहाँ से आए, इक्विटी 30 लाख थी, 20 लाख थी और 10 लाख थी। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो कितने शेयर होंगे, 10 से डिवाइड कर दो। तो पहले केस में 3 लाख शेयर आएंगे, दूसरे केस में 2 लाख शेयर आएंगे, और तीसरे केस में 1 लाख शेयर आएंगे। अब हम निकालेंगे कि एक शेयर के बदले कितना प्रॉफिट होगा, यानी हम अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो ईपीएस आ जाएगा। पहले में आएगा 0.60, दूसरे में आएगा 0.65, तीसरे में आएगा 0.80। तो एक शेयर के बदले सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ पर हो रही है शेयर होल्डर्स के, ये हो रही है केस 3 में। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको ज़रा ध्यान से समझो। देखो मैंने डेब्ट से फर्स्ट केस में पैसा ही नहीं लिया, तो जो मैंने पैसा कमाया वो अपने प्रॉफिट से कमाया और वो मुझे ही मिला। लेकिन केस 2 में मैंने डेब्ट से 10 लाख रुपीज़ लिए, ठीक, उससे मैंने कितना अर्न किया, 12%, यानी 1,20,000। उस 1,20,000 में से डेब्ट वाले को कितना पैसा दे दिया, 1 लाख।
कितना बच गया? 20,000। और उस 20,000 में से मैंने गवर्नमेंट को 50% टैक्स दे दिया, कितना बच गया? 10,000। ये 10,000 किसका? ये बाकी शेयर होल्डर्स का, जो 20 लाख वाले थे, जिन्होंने अपने हिस्से पे भी प्रॉफिट कमाया और उनको डेब्ट से भी पैसा मिल गया। 10,000 रुपये डेब्ट के पैसों से कमाकर भी उन्होंने पैसा कमा लिया। ठीक है, इसे समझो ध्यान से। मैंने बैंक से लोन लिया 10% से, और मैंने यही लोन किसी और को आगे दे दिया, पैसा आगे दे दिया 12% पे, तो मुझे 2% की अर्निंग हो गई। इसे कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब तीसरे केस में क्या हुआ है? तीसरे केस में लोन और ज़्यादा था, तो 20 लाख। तो ऐसे में 2,40,000 मैंने उस पर अर्न किया, पे सिर्फ 2 लाख ही किया, 40,000 बच गए। और 40,000 जो है उसमें से 50% टैक्स दे दिया, तो 20,000 बाकी बचे इक्विटी शेयर होल्डर्स में बढ़ गया। तो मैंने डेब्ट के पैसे से प्रॉफिट कमा लिया। तो आप लोग कहेंगे ऐसे तो डेब्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, क्योंकि अब जैसे जैसे लोन की डिमांड बढ़ाएंगे मार्केट में, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही रेट से ज़्यादा लोन ले सकते हैं। जैसे ही आप हायर रेट पे जाएंगे, ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे कि इन्वेस्टमेंट तभी पड़ेगी जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो है डायरेक्टली वेरी करते हैं। जब तक क्योंकि जैसे ही मैं लोन लूँगा किसी से, तो उनका रिस्क, जितना ज़्यादा लोन लूँगा उतना बढ़ता जाएगा देने वाले का, तो वो फिर हायर अमाउंट के लिए हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब ये तो तब था, ये एक एग्जाम्पल था जिसमें मैं फ़ायदा ले पाया डेब्ट, इक्विटी का डेब्ट बढ़ाने से। अब डेब्ट कम करने से भी कई बार इक्विटी को फ़ायदा मिलता है। कैसे मिलता है, ये मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझाया है। बाकी सब कुछ वही है। क्या कहते हैं, एक चीज़ चेंज करिए, रिटर्न इंटरेस्ट ऑन डेब्ट बढ़ा दिया मैंने 15%, ये महंगा हो गया। तो बाकी सब कुछ वही है केस 1 में। तो शुरुआत अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, पिछले एग्जाम्पल की तरह 3,60,000 इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, वो अब पहले में तो नील आएगा। दूसरे में 15% ऑफ 10 लाख 1,50,000। दूसरे में 15% ऑफ 20 लाख 3 लाख माइनस किया, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आ गया। फिर इसमें से टैक्स 50% माइनस किया तीनों का, तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, फिर नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे पिछले कुछ पार्ट में करा। अब जब हम निकालेंगे अर्निंग ईपीएस, तो आप देखेंगे कि पहला वाला यहाँ पर बेस्ट आ रहा है। यहाँ पर पहले वाला बेस्ट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डेब्ट हायर लेवल पे था। आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन डेब्ट आरओआई से ज़्यादा था। आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पिछले वाले एग्जाम्पल में आरओआई ज़्यादा था। तो जब तक आरओआई ज़्यादा है इंटरेस्ट से, तब तक आप डेब्ट को बढ़ाते रहो। कब तक बढ़ाते रहो? जब तक आरओआई इंटरेस्ट से ज़्यादा है। जैसे ही आरओआई और इंटरेस्ट बराबर हो जाते हैं, उस सिचुएशन में आने के बाद आपको डेब्ट को और नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसे में डेब्ट को कम करना चाहिए, आप पैसे वापस करना शुरू करो। तो इस तरीके से ये हम इक्विटी, एक प्रॉपर बैलेंस हमें डेब्ट और इक्विटी के बीच में रखना पड़ता है, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हो सके। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए, जहाँ पे डेब्ट को कम से कम रखने पर इक्विटी को फ़ायदा होगा, और दूसरे में जिसमें डेब्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रखने में इक्विटी को फ़ायदा होगा। इक्विटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, डेब्ट कैन बी ज़ीरो।